Assalamu alaikum class 9 P1 and N1 boys and girls. I'm your biology lecturer. Today 18th April 2020. Our topic of discussion is summer vacation work. जैसा कि आप जानते हैं कि समर वेकेशन वर्क में अब हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है तो हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे और सेकंड चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे जो नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज़ हैं यानी मल्टीपल चॉइस हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस। नंबर 1, सेकेंड स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़। अब बायोलॉजिकल मेथड वो मेथड है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और जैसा कि हमने बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स पढ़े और उसके जो स्टेप्स थे उन्हें हमने सिक्वेंशियली यानी एक ख़ास प्रॉपर सीक्वेंस में हमने वो याद किया बिकॉज़ उन्हें जब हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप ही उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जो उसका सेकंड स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो उस मेथड का जो सेकंड स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना। पहला स्टेप होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जानना, दूसरा स्टेप है उसे ऑब्जर्व करना, उसका मुशाहिदा करना। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप जो है वो है ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड कॉल्ड। वो मेथड जिसके थ्रू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है उस मेथड को कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, जैसा कि हमने बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो साइंटिफिक मेथड जिसके थ्रू हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो इस जो एमसीक्यू है मल्टीपल चॉइस है इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, बायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर आर कॉल्ड। ये एमसीक्यूज जो हमारे पास इस चैप्टर का एक टॉपिक है थ्योरी लॉ और प्रिंसिपल, उस टॉपिक में से है कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। क्या है कांस्टेंट फैक्ट ऑफ द नेचर? कहते हैं लॉ को, कानून। ठीक है, तो लॉ जो है ये एक कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है, यानी ये हकीकत होती है और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। और आफ्टर द टेस्टिंग ऑफ थ्योरी, थ्योरी को बहुत बार टेस्ट करके जब वो एक कभी भी रिजेक्ट नहीं होती, चाहे हम डिफरेंट इंटरवल से ही उसे चेक क्यों ना करें, यानी आफ्टर 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ्स, 2 मंथ्स, फिर भी वो करेक्ट ही प्रूव हो रही है, उसमें गलती और एरर के चांसेस नहीं आ रहे हैं, तो वो लॉ बन जाती है। तो इस तरह जो लॉ होता है वो कांस्टेंट फैक्ट है नेचर का, यानी जिसे हम तब्दील नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये एमसीक्यू जो है ये ऑब्जर्वेशन के टॉपिक में से है जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस का बताया गया था। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, biologists learn about hypothesis either it is true or false through dash। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो अपने हाइपोथेसिस को चेक करते हैं ये देखने के लिए कि क्या वो सच है या गलत। तो जो चेकिंग होती है हाइपोथेसिस की, यानी हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव होता है रॉन्ग और राइट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, यानी एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हाइपोथेसिस जो होता है वो करेक्ट और फॉल्स साबित होता है। तो इस एमसीक्यू का आंसर है एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट।
और उन शॉर्ट क्वेश्चंस में जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ एन इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब हम मलेरिया को स्टडी कर रहे थे एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो हमने उसमें पढ़ा था इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, अगर आपको याद हो। नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 निकालें। पेज नंबर 24 में जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी थर्ड लाइन के एंड से, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, यानी वो पीरियड जिसमें कोई भी पैरासाइट जो है वो बॉडी में एंटर होता है और जब तक उसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो उस पीरियड को, उस ड्यूरेशन को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर हुआ है, लेकिन उसने आपको डिज़ीज़ कॉज नहीं की, वो उस टाइम पर डिज़ीज़ नहीं कॉज करेगा। आफ्टर सम डेज़, यानी वो साथ साथ अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, और आफ्टर सम डेज़ जब वो स्ट्रेंथन हो जाएगा फुली कि आपकी बॉडी को डिजीज्ड कर दे, यानी आपकी बॉडी में बीमारी फैला दे, तो फिर वो अपने सिम्टम्स अपीयर करेगा। तो वो पीरियड जिसमें वो एंटर हुआ था, ठीक है, उस टाइम से लेकर जब तक उसने अपने सिम्टम्स अपीयर करना स्टार्ट किए हैं, वहाँ तक, उस टाइम तक जो एक पीरियड, एक ख़ास ड्यूरेशन होता है, उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन है थर्ड लाइन के लास्ट से, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसे डिफाइन करना है। तो उसके लिए टेक आउट योर पेज 28। पेज नंबर 28 निकालें। पेज नंबर 28 पर जो टॉपिक है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, इस टॉपिक के जो लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन, उसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन है, Bioinformatics refers to the computational and statistical techniques for the analysis of biological data। यानी बायोइन्फॉर्मेटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल डाटा पे, ताकि हम उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकें, उसे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें, उसे कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन से क्या मतलब है, ठीक है। ऑल्सो गिव एग्जाम्पल, और इसकी एग्जाम्पल भी दें, मिसालें भी दें। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में, क्वेश्चन में हम रेशियो और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन और उनकी एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, नाउ टेक आउट योर पेज 28। सेम पेज है ये, पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पर हमारे पास एक टॉपिक है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में सेकेंड लाइन के लास्ट से आप करेंगे, when a relationship between two numbers, for example a and b, is expressed in terms of quotient, it is called the ratio of one number to another। यानी जब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप देखते हैं, उनकी डिवीजन देखते हैं, तो वो एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ रेशो होता है। रेशो में बी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ डिवीजन और कोलोन मार्क इनटू नंबर्स। दो नंबर्स के दरमियान में कोलोन मार्क या डिवीजन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जांपल रेशो बिटवीन, ये एग्जांपल है,
रेशियो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पेशेंट इज़ 1:3। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि आप मैथमेटिक्स में करते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन का बिल्कुल सेम वैसा ही है, और अगर आपने मैथमेटिक्स में रेशियो और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पढ़ ली होगी तो वो भी यही डेफिनेशन है। नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रोपोर्शन मीन टू जॉइन टू इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी। यानी प्रोपोर्शन जो है वो दो इक्वल रेशियोज को जब साइन ऑफ इक्वालिटी के साथ जोड़ा जाता है, उनको कंबाइन किया जाता है, तो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। आगे उसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल A/B प्रोपोर्शन C/D। इट इज़ अ प्रोपोर्शन बिटवीन टू रेशियोज, यानी प्रोपोर्शन जो होता है वो बिटवीन टू रेशियोज होता है। दिस प्रोपोर्शन मे बी एक्सप्रेस्ड एज A/B proportion C/D. When three values in a proportion are known, the fourth one can be calculated. यानी प्रोपोर्शन में हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ आएंगी, यानी 2 रेशोज़, जिनको हम कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे। अगर उन 4 वैल्यूज़ में से 3 वैल्यूज़ हमें पता हो और 1 वैल्यू जो है वो फाइंड करनी हो, तो हम उस एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अदर 3 वैल्यूज़। यहाँ तक आपके इस क्वेश्चन का आंसर था रेशो और प्रोपोर्शन का विद एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड। डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड। टेक आउट योर पेज 28। पेज नंबर 28 में डाटा ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो क्वेश्चन लिखवाया था हाउ डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड, और वही क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसे आप अंडरलाइन कर लें आंसर को। डाटा ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड लास्ट लाइन, डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफिक, टेबल, फ्लो चार्ट, मैप्स एंड डायग्राम्स। यानी डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है मुख्तलिफ शक्लों में, लाइक ग्राफिक्स, ग्राफ बनाकर, टेबल्स, टेबल बनाकर, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स। इन डिफरेंट जो इसके फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स, उस डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। और डाटा को ऑर्गेनाइज इसलिए करते हैं बिकॉज़ ये क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट को इंक्रीज़ करता है। यानी जब आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, आपके पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो आप उसे ऑर्गेनाइज करेंगे और वो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके एक्सपेरिमेंट्स की क्वालिटी को बढ़ा देगा, उसे इंश्योर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why female mosquito before drawing blood injects saliva in the body? फीमेल मॉस्क्यूटो ब्लड सक करने से पहले अपना जो सलाइवा होता है वो क्यों बॉडी में ऐड करती है, वाई? तो इसका आंसर है पेज नंबर 26 पर, जो लेफ़्ट साइड पर बॉक्स है फिगर 2.1 के नीचे लेफ़्ट साइड पर जो बॉक्स है वो इसका आंसर है। आप ऐसा कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये इस बॉक्स के ऊपर लिख ले। वाई फीमेल मॉस्क्यूटो बिफोर ड्रॉइंग ब्लड इंजेक्ट सलाइवा इन द बॉडी। इसका आंसर इस बॉक्स में है। When a female mosquito pierces the skin with her mouth, she injects a small amount of saliva into the wound before drawing blood. जब फीमेल मॉस्क्यूटो अपने माउथ पार्ट से स्किन पर ज़ख़म करती है, वुंड बनाती है, तो वो अपना जो सलाइवा है उसकी स्मॉल अमाउंट जो है वो भी वुंड साइड पर रिलीज़ करती है, ठीक है, ब्लड को निकालने से पहले। ऐसा क्यों होता है, क्यों वो करती है? The saliva prevents from the blood
फ्रॉम क्लॉटिंग इन हर फूड कैनाल, क्योंकि ये स्लाइवा जो होता है ये ब्लड को उसके फूड कैनाल में जो क्लॉट है यानी जमने नहीं देता। यानी जब वो स्लाइवा को इंजेक्ट करेगी वुंड साइड पर, ठीक है, तो उसके फूड कैनाल में भी स्लाइवा आ जाएगा। तो जैसे ही वो ब्लड सक करना स्टार्ट करेगी तो वो जो ब्लड है वो वुंड साइड पर और उसके माउथ में जो कैविटी है, ठीक है, उसका फूड कैनाल है, उसमें वो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स थे। एक बार फिर एमसीक्यूज के बारे में देख लें। मैं एक बार फिर रीड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको दोबारा से इनके जो आंसर्स हैं पता चल जाएं, और इस बार मैं सिर्फ आंसर्स ही बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस था सेकंड स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज, तो सेकंड स्टेप बायोलॉजिकल मेथड का है ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट, मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, उस मेथड को कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर आर कॉल्ड लॉ। Boiling point of water is 100 degrees centigrade. Biologists learn about hypothesis, either it is true or false through experimentation. इसका करेक्ट आंसर है एक्सपेरिमेंटेशन। देन हमने पढ़ा शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड मलेरियल प्रॉब्लम जो आपने पढ़ी थी उसमें इसका आंसर था। देन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का आंसर था मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट में। आफ्टर देन आपने क्वेश्चन देखा व्हाट इज़ मीन्ड बाय रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड ऑल्सो गिव एग्जांपल, तो ये इसका आंसर था डाटा एनालिसिस में। देन आपने पढ़ा कि हाउ डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड, तो उसका आंसर था डाटा ऑर्गेनाइजेशन में। व्हेन फीमेल मॉस्किटो बिफोर ड्रॉइंग ब्लड इंजेक्ट सलाइवा इन द बॉडी, इसका आंसर था ब्लू बॉक्स में, जो कि पेज नंबर 26 पर है, लेफ्ट साइड पर फिगर 2.1 के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ नोट ऑन थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल। थ्योरी लॉ और प्रिंसिपल, इन पर लॉन्ग क्वेश्चन आपने राइट करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे थ्योरी की। ठीक है, टेक आउट योर पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 निकालें। पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 में जो थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल वाला टॉपिक है उसमें सेकंड लास्ट लाइन से आप अंडरलाइन करना स्टार्ट करेंगे। और आप इसे लिखेंगे कैसे, जब ये क्वेश्चन आपके पास टेस्ट के लिए आता है, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आप हेडिंग देंगे थ्योरी की और थ्योरी लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे पेज नंबर 26 में सेकंड लास्ट लाइन है, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड टेस्ट ऑफ टाइम often tested and never rejected are called theories. ठीक है, a theory is supported by great deal of evidence. यहाँ तक आप थ्योरी की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद थ्योरी में ही आप प्रोडक्टिव थ्योरी के बारे में भी लिखेंगे। ठीक है, सब हेडिंग देंगे आप प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। ठीक है, तो प्रोडक्टिव थ्योरी क्या करती है, वो नए से नए हाइपोथेसिस देती है। इस तरह जो टेस्टिंग है, एक्सपेरिमेंटेशन है, वो जारी रहता है, रुकता नहीं है। मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट्स टू डिस्प्रूव द थ्योरी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो इसे एज अ चैलेंज लेते हैं और अपने पूरी एफर्ट लगा देते हैं कि वो डिस्प्रूव कर जाएं इस थ्योरी को।
इसके बाद आप हेडिंग देंगे लॉ और प्रिंसिपल की, ठीक है। If a theory survives such doubtful approach and continue to be supported by experimental evidences, it become law or principle. उसके बाद आप साइंटिफिक लॉ की सब हेडिंग देंगे। साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। एंड आफ्टर देन आप एग्जाम्पल को हाईलाइट करके लिखेंगे। एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉ आर हार्डी वेम्बर लॉ एंड मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये लॉज जो हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल लॉज, अब आप इसको दुनिया के किसी भी कोने में जाके परफॉर्म कर लें, ठीक है, विद एक्यूरेट कंडीशंस, जो कि कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट हों, ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट वही होगा जो आज से काफ़ी साल पहले था, ठीक है। और अगर आप काफ़ी साल बाद एक्सपेरिमेंट करें तब भी इसका रिज़ल्ट वही होगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका और आपने इसे लॉन्ग के हवाले से प्रिपेयर करना है, ठीक है, थ्योरी लॉ और प्रिंसिपल वाला। और जैसा कि मैंने आपको टेस्ट डिस्कशन में भी बताया है कि सैटरडे, मंडे और ट्यूसडे, इन तीनों दिन का जो समर वेकेशन वर्क है उसका आपका टेस्ट होगा ट्यूसडे को, ठीक है। तो वेडनेसडे को फिर उस टेस्ट की डिस्कशन होगी। Okay class, thank you. If you have any question, you can ask. Take care.